हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 2 3 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। एंड नंबर 1 इज द वर्ड बिजर मीन्स। तो बिजर का मतलब आपको बताना है। इसका मतलब होता है स्ट्रेंज। बिजर मतलब स्ट्रेंज, अजीब। ठीक है, अगर मैं प्योर हिंदी में बोलूं तो इसको बोलेंगे विलक्षण। विलक्षण का मतलब है एक ऐसा पर्सन जिसके लक्षण जो हैं वो पूरी जो आपके ह्यूमन कल्चर है उससे डिफरेंट हैं। ठीक है, सबसे हटकर हैं, एकदम यूनिक हैं, स्ट्रेंज उसके लक्षण हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे एसेंट्रिक, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक ऐसा पर्सन जिसका जो बिहेवियर है, जिसके जो लक्षण हैं वो सबसे अलग हैं, डिफरेंट हैं, स्ट्रेंज हैं, उसको हम बोलते हैं एसेंट्रिक या फिर बिजर। इसके बाद नंबर 2 है द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू थ्वार्ट इज। तो थ्वार्ट का अपोजिट मीनिंग बताना है। तो सबसे पहले जान लीजिए थ्वार्ट का मीनिंग क्या है। थ्वार्ट का मीनिंग है नाकाम बनाना या फिर किसी काम को बिगाड़ना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? देखिए, कोई भी काम आपका कोई फ्रेंड कर रहा है या फिर कोई भी कर रहा है तो आप उसके काम को नाकाम बना रहे हैं या फिर बिगाड़ रहे हैं। तो इसका अपोजिट हो जाएगा कि कोई कुछ काम कर रहा है तो आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, इस काम को कीजिए, उसकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यही अपोजिट होगा। और हिम्मत बढ़ाने को, बढ़ावा देने को हम बोलते हैं एनकरेज करना। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। थ्वार्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? एनकरेज। इसके बाद नंबर 3 है द वर्ड इनएनिमेट मीन्स। इनएनिमेट का मतलब क्या है? निर्जीव या फिर मृत, यानी कि कोई पर्सन जो है वो डेड है। इनएनिमेट का मतलब क्या है? डेड। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शंस में अदर वर्ड्स हैं, अगर उनमें किसी में भी आपको डाउट आता है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसको जो है क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके बाद नंबर 4 to 5 डायरेक्शन है आपका गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड सेंटेंसेस। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। एंड नंबर 4 इज अ बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, यानी कि एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, यानी मुर्दों को रखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो हिंदी में आप सभी जानते होंगे, उसको बोलते हैं मुर्दा घर या फिर शव गृह। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं मोर्चुअरी। क्लियर? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोर्चुअरी। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद नंबर 5 है अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्काल्प, यानी कि देखिए स्काल्प का मतलब है खोपड़ी। तो एक इंसान जिसकी खोपड़ी पर बाल नहीं है उसको क्या बोलते हैं? तो हिंदी में आप जानते हैं उसको बोलते हैं गंजा। ठीक है, और इंग्लिश में बोलेंगे बाल्ड। क्लियर? बाला से आप याद रख सकते हैं बाल्ड। इसके बाद नंबर 6 है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सो ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं कि मिसलेनियस की जो स्पेलिंग है वो कौन से ऑप्शन में सही है। इसके बाद नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि किसकी स्पेलिंग जो है वो गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखिए, ट्रीटमेंट की स्पेलिंग गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। सेंटेंस आपका है पिंकी सेड टू गौरव विल यू हेल्प मी इन माय वर्क जस्ट नाउ। तो एक चीज़ देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में आपका जो टेंस होता है वो भी कहीं ना कहीं चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रही है? देखिए, पिंकी क्या कर रही है? गौरव से कुछ कह रही है और एंड में आया क्वेश्चन मार्क, तो यानी कि पिंकी गौरव से क्वेश्चन कर रही है। क्लियर? यानी कि यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। टोल्ड यहाँ पर नहीं आएगा, या तो आएगा आस्क्ड या फिर आएगा क्वेश्चनड। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, पिंकी आस्क्ड गौरव इफ ही वुड हेल्प हर इन हर वर्क जस्ट देन। तो एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर क्या है, जो आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, जो आपका जो मेन सेंटेंस है, ठीक है, जो पिंकी ने कहा वो जो वर्ड्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं विल से। ठीक है, और एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो जब भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली के वर्ड को छोड़कर किसी और वर्ड से स्टार्ट होता है, किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो उसका जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे
तो वो इफ से बनेगा। अदरवाइज यहाँ पर अगर कोई WH फैमिली का वर्ड होता तो यहाँ पर वही वर्ड यूज किया जाता। क्लियर? तो इफ यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके बाद ही और विल का हो गया वुड। इफ ही वुड हेल्प हर इन हर वर्क जस्ट देन। तो देखिए नाउ को जब आप इनडायरेक्ट में ले जाते हैं तो नाउ का बन जाता है देन। क्लियर? तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट है, ए आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए क्वेश्चन तक सही है बट क्वेश्चन के बाद टू नहीं आएगा। उसी तरीके से आस्क्ड सही है बट आस्क्ड के बाद टू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेड टू है इसकी जगह ही आप एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो आस्क्ड आएगा या क्वेश्चन आएगा, तो इनके साथ में टू जो है वो ऐड नहीं होगा। और अगर आप आगे का सेंटेंस देखें तो वो भी इन्होंने देखिए एज इट इज लिखा हुआ है, विल यू हेल्प मी इन माई वर्क जस्ट नाउ। तो ना इन्होंने नाउ चेंज किया ना इन्होंने विल चेंज किया, एज इट इज जो वर्ड्स थे पिंकी के वही कॉपी कर दिए। सो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद नंबर 9 है व्हाट डज द फ्रेज टू रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स। यानी कि एक फ्रेज दिया गया है, फ्रेज क्या है, लाइन्स के बीच में पढ़ना। ठीक है, यानी कि जैसे अब देखिए एक लाइन आपकी ये है और दूसरी लाइन है ये, ठीक है, दो लाइन्स हैं, अब लाइन्स के बीच में पढ़ना तो उसको क्या बोलेंगे, तो इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। यानी कि जो छुपा हुआ मतलब है, जो मीनिंग है हिडन, वो समझना, उसको बोलेंगे टू रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइन्स के बीच में पढ़ना। इसके बाद डायरेक्शन 10 to 11 है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंप्रूव द पार्ट अंडरलाइंड इफ नीडेड। सेंटेंस इंप्रूवमेंट नंबर 10 इज द वाउंड ऑन इज हैंड इज क्लोज नाउ। तो वाउंड का मतलब है घाव, तो उसके हाथ पर जो घाव है अब वो भर रहा है। क्लियर, ये कहना चाह रहा है, सेंस ये आ रही है। अब घाव भरने के लिए देखिए क्लोज नहीं आएगा, क्लोज का मतलब होता है बंद, और ये घाव के लिए यूज नहीं किया जाता। तो यहां पर आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए इज हीलिंग नाउ। क्यों? क्योंकि देखिए हीलिंग का मतलब होता है घाव का भरना। क्लियर, तो जो आप उसके हाथ पर जो घाव है वो अब भर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नंबर 11 टू मच वरी इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। यानी कि काफ़ी बहुत ज़्यादा वरी यानी टेंशन जो है, चिंता, वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो ये जो आपका सेंटेंस है, देखिए एक चीज़ बता दूं, ये बिल्कुल ही करेक्ट है और आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं तब भी करेक्ट होगा, यानी जो क्वेश्चन में दिया गया है वो भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए एयरफोर्स में हर बार एक दो देखे गए हैं। एक क्वेश्चन हर बार ऐसा जरूर आ जाता है जिसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक होती है और वो दिया सिर्फ इसलिए जाता है ताकि स्टूडेंट वहां पर कंफ्यूज हो और उसी एक क्वेश्चन के चक्कर में वो अपना जो बचा हुआ पेपर है वो छोड़ दे, यानी इसी में फंसा रह जाए। तो जब भी आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप अगर यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट करेंगे तब भी करेक्ट होगा, आपको मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए रखा आपको बताने के लिए कि एयरफोर्स में काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको एक क्वेश्चन जो है गलत दे दिया जाता है। इसके बाद डायरेक्शन 12 to 15 है चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। फिलर्स हैं नंबर 12 इज द पुलिस वर डैश पीपल असाइड टू मेक वे फॉर द प्रेसिडेंट्स कार। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आया है पुलिस और पुलिस के साथ आया वर, तो ये आप याद रखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग है, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बार बनते हैं। पुलिस आपका प्लूरल है और इसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी। ठीक है, एक चीज़ हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस जो है पीपल्स को यानी लोगों को साइड कर रही थी ताकि प्रेसिडेंट की जो कार आ रही है, राष्ट्रपति की जो कार है, उसके लिए वे बन सके, उसके लिए रास्ता बन सके। तो पुलिस किस तरीके से साइड करेगी, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए है शोविंग। शोविंग का मतलब है धकेल कर एक तरफ करना, तो यही बिल्कुल करेक्ट होगा। जब प्रेसिडेंट की कार आ रही है तो भीड़ इकट्ठा हुई है और प्रेसिडेंट की कार के रास्ते के लिए पुलिस क्या कर रही है कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनको धकेल कर एक तरफ कर रही है, यानी आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शोविंग। बात करते हैं पोकिंग। तो पोकिंग आपका बना है पोक से, जिसका मतलब है नुकीली चीज से ठोकना। तो यहाँ पर जो है ये जो भीड़ है, जो लोग हैं, उनको नुकीली चीज से ठोकने का कोई सेंस यहाँ पर नहीं आता। नजिंग की अगर मैं बात करूं तो ये बना है नज से, जिसका मतलब है कोहनी से छूना। तो कोहनी से छूने से काम नहीं चलेगा, आपको जो है पीपल्स को धकेल कर एक तरफ करना होगा ताकि जो है रास्ता बन सके।
इसके बाद नंबर 13 है द बोर्ड्स मीटिंग हैज बीन डैश टू सैटरडे नेक्स्ट, यानी बोर्ड की जो मीटिंग थी वो नेक्स्ट सैटरडे के लिए, अगले शनिवार के लिए पोस्टपोन्ड हो गई है, ये यहाँ पर सेंस आना चाहिए। ठीक है, अब पोस्टपोन्ड के लिए आप क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, डेफर्ड। डेफर्ड का मतलब होता है स्थगित या फिर पोस्टपोन्ड, तो पोस्टपोन्ड का सिनोनिम आपको दिया गया है। अब क्योंकि ये सभी वर्ड्स दिखने में एक जैसे हैं तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इनका मीनिंग बता देता हूँ। देखिए, डिफर्ड बना है डिफर से, जिसका मतलब है भिन्न होना या फिर अलग होना एक दूसरे से। ठीक है, कोई दो चीज़ आपस में डिफर करते हैं यानी वो दोनों चीज़ें एक दूसरे से अलग हैं, भिन्न हैं। उसके बाद डिटर्ड बना है डिटर से, जिसका मतलब है रोकना। नंबर 14 इज ही स्कोर्ड वेरी लो मार्क्स इन एग्जाम बिकॉज ऑफ हिज डैश नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। तो उसके जो मार्क्स हैं वो उसने बहुत ही ज़्यादा कम स्कोर किए हैं एग्जाम में। क्यों? तो देखिए, जब भी आपके कम मार्क्स आएंगे तो क्यों आएंगे, तो आपकी जो नॉलेज है उसमें कोई कमी रही होगी, ठीक है, या फिर आपने ठीक से नहीं पढ़ा होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें थोरो, तो थोरो का मतलब होता है कि पूरा, ठीक है, पूरी नॉलेज या फिर संपूर्ण नॉलेज। ठीक है, तो अगर आपको पूरी नॉलेज होती तो आपके लो मार्क्स नहीं आते, आपके कम मार्क्स नहीं आते। उसी तरीके से डीप नॉलेज, डीप नॉलेज का मतलब भी यही है, गहरी नॉलेज। तो अगर आपको डीप नॉलेज होती या फिर आपको थोरो नॉलेज होती तो आपके कम मार्क्स नहीं आते। जबकि सुपरफिशियल का मतलब क्या है, सुपरफिशियल का मतलब है अगंभीर, यानी नॉट डीपली। क्लियर? तो यानी आपने जो पढ़ा है वो सुपरफिशियल नॉलेज आपके पास है, आपको जो है किसी भी चीज़ की जो है पूरी समझ नहीं है, गंभीर रूप से आप किसी भी चीज़ का जो है नॉलेज आपको नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सुपरफिशियल। इसके बाद नंबर 15 है डैश रिकॉर्ड हाउ रोम फेल। अब यहाँ पर आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। देखिए, हाउ रोम फेल का मतलब है किसी साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। ठीक है, कोई साम्राज्य है वो कैसे खत्म हुआ, कैसे पतन हुआ उसका, उसके बारे में बताना ये किसका काम होता है। ठीक है, तो किसका काम होता है, ये होता है हिस्टोरियंस का, यानी कि इतिहासकारों का। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस रिकॉर्ड हाउ रोम फेल। डायरेक्शन 16 to 17 है मेक द पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। पैसिव वॉइस बनाना है एंड सेंटेंसेस इट इज टाइम टू टेक टी। तो एक चीज याद रखिए, जब भी आपका इस टाइप से क्वेश्चन स्टार्ट हो इट इज टाइम, तो इट इज टाइम आपका एज इट इज रहने वाला है, बाकी का जो सेंटेंस है वो आपका चेंज होगा। ठीक है, तो इट इज टाइम का क्या बन जाएगा, इट इज टाइम फॉर। क्लियर? इट इज टाइम फॉर। इसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना दीजिए, यानी टी, टू बी टेकन। क्लियर? ये आपका सेंटेंस हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में वॉज आया इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर शुड आ गया, कहाँ से आ गया, कोई सेंस ही नहीं है, आपके जो सेंटेंस उसमें शुड का कोई मीनिंग ही नहीं है, तो ये इसलिए गलत हो गया। नंबर डी देखेंगे तो हैड बीन आ गया, हैड बीन कहाँ से आ गया नहीं पता, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर द टी टू बी टेकन। इसके बाद नंबर 17 है इट इज़ योर ड्यूटी टू मेक टी एट 11 o'clock, यानी ये तुम्हारी ड्यूटी है कि 11 o'clock यानी 11 बजे चाय बनाना, ये तुम्हारी ड्यूटी है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको इसका क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो पैसिव किस तरीके से बनेगा, पैसिव आपका बनेगा, देखिए यू आर, तो यू आर के बाद ना तो आस्क्ड आएगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, रिक्वायर्ड भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है ड्यूटी की, तो कोई भी ड्यूटी है आपको क्यों दी जाती है, कोई भी काम आपको दिया जाता है तो वो ये सपोज करके दिया जाता है कि आप उसको करेंगे। ठीक है, तो यानी कि जब भी ड्यूटी की बात की जाए तो आपको वहाँ पर लगाना है सपोज्ड, तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यू आर सपोज्ड टू मेक टी एट 11 o'clock। क्लियर? इसके बाद नंबर 18 है द प्लूरल ऑफ सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का प्लूरल बनाना है, तो सिस्टर इन लॉ का प्लूरल क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, काफ़ी इजी होते हैं बट कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आप हो सकता है यहाँ पर फंस जाएं। डायरेक्शन 19 to 20 आपका एरर स्पॉटिंग है। 19 इज आई हैव रीड एन इंटरेस्टिंग बुक येस्टरडे। तो आपने सेंटेंस पढ़ा, यहाँ पर आया येस्टरडे, येस्टरडे का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आपकी जो वर्ब है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी। यहाँ पर जो आपका हैव रीड,
हैव रीड की जगह आप क्या यूज करेंगे, रीड का यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, यानी ए पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद नंबर 20 है, ईच पेंटर वॉज टू ड्रॉ अ पिक्चर एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल, वन ऑफ देम ड्रॉज अ रोज, यानी कि हर एक पेंटर को एक पिक्चर ड्रॉ करनी थी, जितनी ज़्यादा रियलिस्टिक हो सके उतनी ज़्यादा रियलिस्टिक पिक्चर ड्रॉ करनी थी, और उनमें से एक ने क्या किया, रोज़ बनाया। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका सेंटेंस है, यहाँ पर आपका आया वॉज यानी कि पास्ट टेंस, और बाद में आया ड्रॉज यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, तो यानी कि प्रेजेंट। आपकी सेंटेंस में पहले आ रहा है पास्ट, बाद में आ रहा है प्रेजेंट। तो एक चीज़ याद रखिए, आपको जो पूरा सेंटेंस है वो एक है तो एक टेंस में बनाना है, तो जो टेंस आपकी पहले यूज की गई है उसको आप प्रेफरेंस देंगे, पूरे सेंटेंस को उसके अकॉर्डिंग बदलेंगे। क्लियर? तो यहां पर आपका पहले आया है वॉज यानी पास्ट टेंस, तो आपका पूरा सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में होना चाहिए, यानी यहां पर ड्रॉज नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, ड्रू आएगा, क्योंकि ड्रू क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए ड्रू। तो सी पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।